नमस्कार दोस्तों। साल 1998 एक अमेरिकन आदमी लगभग $8 मिलियन में एक आइसलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए 75 एकड़ का यह आइसलैंड कैरिबियन में यूनाइटेड स्टेट वर्जन आइलैंड का हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने में यह प्राइवेट आइसलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद सुंदर बीचेस, बहुत सारी ग्रीनरी, बीच में एक महल जैसे लग्जरी बंगला था। चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विल्स थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इस स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। एक ऐसा सच जिसकी वजह से आसपास के आइसलैंड में रहने वाले लोग इस आइसलैंड को पीकोफाइल आइसलैंड कहते थे। यहाँ 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल एब्यूज किया जाता था। ये लड़कियां यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समुद्र था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस आइसलैंड पे कौन कौन आया करता था। दुनिया भर के अमीर लोग, अरबपति, बिलियनियर्स और फेमस सेलिब्रिटीज़। इनमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रवे, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस डॉकर, ना जाने कितने पॉलिटिशियन और बिलियनियर्स यहाँ पर आया करते थे। इनके लिए यहाँ पर पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस आइसलैंड का मालिक कौन था। इसका सबसे बड़ा जवाब है एक नाम, Jeffrey Epstein has Jeffrey Epstein. sealed Jeffrey Epstein. जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन एक ज़माने में ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ पढ़ाया करता था। एक स्कूल टीचर था, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि करियर में आगे जाकर यह अचानक से अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गया। लगभग $60 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करके यह एक मल्टी बिलियनियर बन जाता है। इसके दोस्त में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री अहूद बराक तक शामिल थे। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं दोस्तों अमेरिका के सबसे बड़े स्कैंडल के पीछे का सच, पूरी कहानी एप्स्टीन फाइल्स की। एप्स्टीन आइसलैंड में जो कुछ चल रहा था, जो कुछ हो रहा था, लेकिन साल 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेंट इस केस के लिए ट्रिगर बन जाती है। मार्च 2005 की बात थी। फ्लोरिडा में पाम बीच इलाके में एक 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट्स लोकल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। लड़की बताती है कि रॉयल पाम बीच हाई स्कूल में उसके साथ पढ़ने वाली एक क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे बोला गया था कि मसाज देनी है और इसके $200 से $300 मिलेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर कुछ और ही हुआ। एप्स्टीन उस लड़की को सिर्फ एक टॉवल पहने हुए मिलता है। वो लड़की को अपने कपड़े उतारने को कहता है और फिर उसे मोलेस्ट करता है। जब पुलिस ने पहली विक्टिम से पूछा कि क्या तुम कोई और लड़की को जानती हो, तो उसने 2 नाम दिए। उन 2 लड़कियों से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आए और फिर उन 2 से बात करी गई तो 2 और नाम सामने आए। पुलिस वाले देखकर हैरान, यह चैन रुक ही नहीं रही थी। पुलिस जब तक एक विक्टिम को ट्रैक करती 2 और सामने आ जाती। कुछ ही महीनों में पाम बीच पुलिस चीफ ने 35 विक्टिम्स की पहचान कर ली थी और दर्जनों विक्टिम्स को अभी भी ट्रैक किया जा रहा था। इसमें सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि हर लड़की की कहानी एग्जैक्टली सेम थी। सबको मसाज का बहाना बनाकर बुलाया गया था। ज़्यादातर विक्टिम 13 से 16 साल की लड़कियां थीं और गरीब परिवार से आती थी। कईयों के पेरेंट्स नहीं थे, वो उनके लिए ऑफर्स थी, कोई उनके लिए सुनने वाला भी नहीं था। पुलिस ने देखा कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, यह एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड पिरामिड स्कीम थी। हर लड़की को नई लड़की लाने के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, जिसके कारण एक लड़की दूसरे लड़की को लाती और दूसरी लड़की तीसरे लड़की को लाती। इसी तरीके से इसमें एक चैन बन गई और इसमें ज़्यादातर लड़कियों की उम्र 18 साल से कम की थी। मई 2006 तक आते आते पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक पूरा केस तैयार कर लिया था। केस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जुलाई 2006 में
FBI ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन लीप ईयर नाम दिया गया। 53 पेजेस की रिपोर्ट बन गई। फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क, मैक्सिको तक विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स लिए गए। एपस्टीन पर केस इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का लगाया गया। I'm 16 years old. 16. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. 36 नाबालिग विक्टिम्स और दर्जनों गवाह। FBI की इन्वेस्टिगेशन और इतने भारी चार्ज जेफरी स्टेफन को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए था। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। मायामी के फेडरल आरटी अलेक्जेंडर अकोस्टा एपस्टीन के वकीलों के साथ एक सीक्रेट डील कर रहे थे। यह डील मानो एपस्टीन को बचाने के लिए की जा रही थी। उसे बस प्रोस्टिट्यूशन के 2 छोटे मोटे चार्जेस में खुद को गिल्टी मनाना था और बदले में उसे और उसके सहयोगियों को बाकी सारे क्रिमिनल्स चार्जेस से इम्यूनिटी दे दी गई। यानी उस पर किसी और चार्ज में केस नहीं चल सकता था। उससे शॉकिंग बात इस डील की थी कि इस डील को सील कर दिया गया था। यानी इस डील को कोई देख भी नहीं सकता था। विक्टिम्स तक को, बेचारी उन लड़कियों तक को इसके बारे में नहीं बताया गया। जबकि अमेरिका में कानून के मुताबिक विक्टिम्स को ऐसे किसी भी डील के बारे में बताना मैंडेटरी होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। 23 जून 2008 एपस्टीन कोर्ट में पेश होता है और डील के मुताबिक 2 चार्जेस में खुद को गिल्टी मान लेता है, जिसके बाद उसे 18 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। सिर्फ 18 महीने की सज़ा। इस सज़ा के दौरान एपस्टीन को पाम बीच काउंटी जेल के प्राइवेट विंग में रखा गया। उसे हफ्ते में 6 दिन 12 घंटे के लिए अपने लग्जरी ऑफिस में जाने की परमिशन दी गई। यह इस लेवल की फर्स्ट क्लास जेल थी कि एपस्टीन सिर्फ रात में सोने के लिए वहां जाता था। और इन सब के बाद भी सज़ा पूरा होने से 5 महीना पहले ही जुलाई 2009 में इसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये सब पॉसिबल हुआ उस सीक्रेट डील की वजह से, एपस्टीन को डील दिलाने वाले अलेक्जेंडर अकोस्टा की वजह से। अब कहानी में ट्विस्ट देखिए दोस्तों। यही अलेक्जेंडर अकोस्टा बाद में जाकर एपस्टीन के पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के पहली सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन जाते हैं। of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. अगले कई सालों तक एपस्टीन अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जीता रहता है। उसे कुछ नहीं होता है। वो अपने प्राइवेट जेट में घूमता है, अपने आइसलैंड पर लेविस पार्टी थ्रो करता है और पावरफुल लोगों से मिलता है। हमारी कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। विलेन बच के भाग निकलता है, लेकिन दुनिया के एक कोने में एक औरत थी जिसने ठान रखी थी कि वो इस एपस्टीन को बच कर जाने नहीं देगी। जूली क्लाइड ब्राउन यह एक अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट थी। वो मायामी हेरल्ड अखबार के लिए काम करती थी। 2009 में एपस्टीन के रिहा किए जाने के बाद ये उस केस को क्लोजली फॉलो करती रही। सालों तक इस केस को स्टडी करने के बाद नवंबर 2018 में यह अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरी सीरीज ऑफ रिपोर्ट एपस्टीन के अपराधों पर और कैसे सिस्टम ने एपस्टीन को बचाया। जूली ने इसे परवर्सन ऑफ जस्टिस का नाम दिया, पर मीडिया में ये रिपोर्ट एक नया धमाका ले आती है। पब्लिक का गुस्सा जाग उठता है। एपस्टीन के खिलाफ फिर से जांच करने की मांग उठने लगती है और इसी सब प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में एपस्टीन के खिलाफ फिर से जांच शुरू हो जाती है। जूली ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में 80 से ज़्यादा पोटेंशियल विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए थे। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने 8 का इंटरव्यू लिया और उन्हें डॉक्यूमेंट किया। सबूत बहुत क्लियर था, इसलिए जुलाई 2019 में एपस्टीन को एक बार फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगे थे, जिनमें 45 साल तक की सज़ा हो सकती थी। लेकिन फिर आता है हमारे कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 10 अगस्त 2019 एपस्टीन जेल में मुर्दा पाया जाता है। The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars facing charges of sex trafficking. ऑफिशियली दुनिया को बताया जाता है कि एपस्टीन ने एक बेडशीट का इस्तेमाल करके खुदकुशी कर ली अपने सेल के अंदर। असल में बात क्या है कि एपस्टीन उस रात अपने सेल में अकेला बंदा था। उसके साथ कोई और कैदी नहीं था और इत्तेफाक देखो कि उस रात जेल में कैमरे भी नहीं चल रहे थे। उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी
इसलिए उसका कोई वीडियो फुटेज भी मौजूद नहीं है जो दिखाता हो कि एक्चुअली में एप्स्टीन ने यह खुदकुशी किया हो। इसी कारण से कॉन्फ्रेंस थ्योरी फैलने लगी कि एप्स्टीन ने यहाँ पर कोई खुदकुशी नहीं करी बल्कि उसका मर्डर किया गया है। Video was released by the Department of Justice to prove that no one entered Epstein's cell before he was found dead and that he really did take his own life. But it's only fueling more conspiracy theory. कमाल की बात यह है कि इस थ्योरी में फैलाने वाले लोग में सबसे आगे थे डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स। कुछ समय बाद खुद ट्रंप भी एक ट्वीट को रीट्वीट करते हैं जिसमें लिखा था कि एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं करी बल्कि उसके पास बिल क्लिंटन से जुड़ी सीक्रेट जानकारी थी, इसलिए बिल क्लिंटन ने ही उसकी हत्या करवा दी। ट्रंप के 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। यह वादा करते हैं कि प्रेसिडेंट बनते ही एप्स्टीन की सारी फाइल्स पब्लिक कर देंगे। बार बार जब भी इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता कि क्या वह एप्स्टीन फाइल्स को डिक्लियरफाई करेंगे तो ट्रंप जवाब देते बिल्कुल हाँ मैं करूँगा। जनवरी 2025 ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जीतकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब सबको इंतजार था कि एप्स्टीन फाइल्स कब रिलीज होगी। ट्रंप के सपोर्टर्स खास तौर पर इस बात को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन जुलाई 2025 में ट्रंप सरकार के जस्टिस डिपार्टमेंट में अनाउंस किया कि एप्स्टीन के क्लाइंट्स की कोई लिस्ट एक्सिस्ट करती ही नहीं है और अब कोई फाइल रिलीज नहीं होगी। फिर ट्रंप ने भी खुद यू टर्न ले लिया। अब एप्स्टीन फाइल्स को बोरिंग मुद्दा बताने लगे। Pretty boring stuff. Democrat hoax that never ends. ट्रंप ने कहा कि FBI को वोटर फ्रॉड जैसे जरूरी मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। एप्स्टीन जैसे मुद्दों पर अपनी एनर्जी और समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए। चल झूठा। अब इतने बेवकूफ़ तो किसी के भी सपोर्टर्स नहीं हैं कि वो इस चीज़ को नोटिस ना करे, तो ट्रंप के अपने ही सपोर्टर्स सवाल करने लगे कि आखिर ट्रंप अचानक से चुप क्यों हो गए। एलन मस्क ने ट्वीट करके यह तक कह दिया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, इसलिए यह फाइल्स रिलीज नहीं हो रही है। हालांकि बाद में एलन मस्क ने भी इस ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर था कि ट्रंप के सपोर्टर्स भी सस्पिशियस होने लगी। जब लोगों ने खुद से खोजने की कोशिश करी तो कुछ बहुत ही शॉकिंग फैक्ट यहाँ पर सामने आया। ट्रंप और एप्स्टीन की बहुत पुरानी दोस्ती, बहुत पुराना नाता। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन लगभग 20 सालों तक बेस्ट फ्रेंड रहे। 1980 में इस दोस्ती की शुरुआत हुई और 1990 में ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों एक दूसरे के बंगलों में, ऑफिस में, ट्रंप के प्लाज होटल और कैसीनो में एक साथ समय बिताने लगे। लगभग हर पार्टी में एप्स्टीन ट्रंप के साथ दिखते थे। एप्स्टीन की एक एक्स प्लायन के मुताबिक 1990 में ट्रंप और एप्स्टीन हफ्ते में कम से कम 3 बार बात करते थे फ़ोन पर। कई बार एप्स्टीन ट्रंप को स्पीकर पर रखकर ऑफिस में बात करता था। इस बातचीत में ट्रंप एप्स्टीन के सामने सेखी ही मारते थे कि उन्होंने किसी महिला के साथ क्या किया। मॉडल स्टेसी विलियम्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन के लिए महिलाएं ट्रॉफी की तरह थी। स्टेसी ने आरोप लगाया कि 1993 में जब वो एप्स्टीन को डेट कर रही थी, तब एक दिन वो उसके साथ ट्रंप टावर गई, जहां ट्रंप ने उन्हें अपनी तरफ खींचा और उसको गलत तरीके से छुआ। एप्स्टीन यह सब होते हुए देख रहा था और स्टेसी के मुताबिक एप्स्टीन को यह पसंद आ रहा था कि उसके पास एक ऐसी मॉडल है जिसका ट्रंप पीछा कर रहे हैं। इसी तरह एक दूसरी विक्टिम के मुताबिक जिस पार्टीज़ में एप्स्टीन उन्हें दूसरे मेहमानों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, उन पार्टीज़ में ट्रंप भी मौजूद रहते थे। ट्रंप एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में भी ट्रेवल करते थे, जिन पर अक्सर एप्स्टीन लड़कियों को सेक्सुअल अब्यूज करता था। साल 2002 में ट्रंप ने खुद एप्स्टीन के बारे में कहा था, ही इज अ लॉट ऑफ फन टू बी द इट इज इवाइन सेड हैड द लाइन ए ब्यूटीफुल वुमेन एज मच एज यू एंड मेनी ऑफ देम आर ऑन द एयर साइड्स। यानी ट्रंप को पता था कि एप्स्टीन को एंगर वुमेन पसंद है। ट्रंप ने अपनी किताब ट्रंप द आर्ट ऑफ पैक में एप्स्टीन के लिए एक नोट भी साइन किया था, टू जेफ यू आर द ग्रेट। इसी दोस्ती की वजह से कॉन्फ्रेंसी थ्योरी सामने आने लगी कि ट्रंप भी तो उन लोगों में कहीं शामिल नहीं है जिनकी एप्स्टीन फाइल्स में कोई
डैमेजिंग डिटेल है और इसीलिए वो सारी फाइल्स पब्लिक नहीं करना चाह रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जनता में अफवाहें फैलने लगी। इन कॉन्फ्रेंस थ्योरी के कारण पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ गया कि नवंबर 2025 में यूएस कांग्रेस में एक बिल लगाया गया जिसमें कहा गया कि जस्टिस डिपार्टमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन की सारी फाइल्स रिलीज करनी होगी। जब पार्लियामेंट में इन सारी चीज़ों को लेकर वोटिंग हुई तो एक बहुत ही रेयर मोमेंट देखने को मिला जहां पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के पॉलिटिशियन ने साथ में मिलकर इस बिल को रिपोर्ट और 19 नवंबर को मजबूरन ट्रंप को इस फाइल पर साइन करना पड़ता है। कुछ ट्रंप के सपोर्टर्स एक्साइटेड थे कि फाइनल बिल क्लिंटन एक्सपोज होंगे और सालों से जो कॉन्फ्रेंसी थ्योरी चल रही है अब उनका सबूत मिल जाएगा। लेकिन जब 19 दिसंबर का यह दिन आया, जस्टिस डिपार्टमेंट में सिर्फ कुछ हजार फाइल्स ही रिलीज करी। 23 दिसंबर को 300 और डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं, लेकिन यह डॉक्यूमेंट बहुत हैवीली डिटेक्टेड थे, यानी कि आधे से ज़्यादा चीज़ें इसमें छिपाई गई थी ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करके। इसे समझ पाना आसान नहीं था कि कहाँ पर क्या कहा जा रहा है इन फाइल्स में, लेकिन फिर भी लोगों ने जब इन्हें डिटेल में पढ़ा तो इन फाइल्स में जो निकला वे क्लिंटन के बारे में कम था और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज़्यादा था। बार बार एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया। एक ईमेल के मुताबिक ट्रंप ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में 8 बार ट्रेवल किया। वही ट्रंप जो बार बार कहते थे कि मैं एप्स्टीन के प्लेन में कभी नहीं बैठा। इसी तरह एक और रिपोर्ट भेजे गए एक दूसरे ईमेल में एप्स्टीन ने लिखा था ट्रंप को लड़कियों के बारे में पता था क्योंकि उन्होंने मैक्सवेल से यह सब बंद करने को कहा था। यानी एप्स्टीन के मुताबिक ट्रंप जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह चुप रहे, पुलिस को नहीं बताए। नए खुलासे तो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। FBI को आया एक कॉल। यह कॉल एक लेमोजीन ड्राइवर ने 2020 में USA प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले 27 अक्टूबर 2020 को किया था। इस ड्राइवर ने FBI को बताया कि 1995 में जब वो ट्रंप को टेक्सास एयरपोर्ट ले जा रहा था तब ट्रंप फ़ोन पर जेफरी बोलते हुए किसी लड़की को एब्यूज करने की बात कर रहे थे। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक 4 साल बाद 1999 में ड्राइवर ने जब यह बात एक महिला को बताई तो वो एकदम शांत हो गई और फिर उसने कहा ट्रंप और एप्स्टीन ने मेरा रेप किया था। इस महिला ने ड्राइवर को बताया कि कोई लड़की उसे एक फैंसी होटल या बिल्डिंग में लेकर गई थी जहां उसका रेप किया गया। इसके अलावा इन एप्स्टीन फाइल्स में एक और डॉक्यूमेंट था, एक लेटर जिस पर जे एस्टीन साइन था। लेटर सेक्स अफेंडर लेरी नासर को लिखा गया था। इसमें लिखा था, हम में एक चीज़ कॉमन है, यंग लेडीज़ के लिए हमारा प्यार। हमारे प्रेसिडेंट भी हमारी तरह यंग गर्ल्स को प्यार करते हैं, लेकिन हमें जेल में खाना खाना पड़ता है और वो प्रेसिडेंट हैं। लाइफ बहुत अनफेयर है। 2019 में जब यह लेटर लिखा गया था तो उस समय ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि जस्टिस डिपार्टमेंट जिसे गवर्नमेंट बॉडी की तरह न्यूट्रल रहना चाहिए, वो ट्रंप के पर्सनल लॉयर की तरह बिहेव करने लगे। इन रेप एंगल्स को अनट्रू और सेंसलल बताया गया। इसी तरह लेटर को फेक बोल दिया गया बिना कोई रिपोर्ट दिखाए। वो ट्रंप जो चुनाव से पहले एप्स्टीन फाइल्स को एक चुनावी हथियार बना रहे थे, आज खुद ही उसमें फंस गए। जो कॉन्फ्रेंस थ्योरी उनके सपोर्टर्स फैला रहे थे, अब वो उन पर ही भारी पड़ रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट है दोस्तों। अभी सारी एप्स्टीन फाइल्स रिलीज नहीं हुई है। 10 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि इन डॉक्यूमेंट में अभी रिडक्शन किए जा रहे हैं, जिसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट पब्लिक हुए हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन किए गए हैं। काला काला मार्कर लगाया गया है, नाम काले किए गए हैं, टेस्ट हटा दी गई है। कई पेज में आधी आधी लाइंस ब्लैक मार्कर से ढकी हुई है। लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट में कई जगहों पर ये रिडक्शन भी ढंग से नहीं करी है। बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनमें ये रिडक्टेड शब्द फोटोशॉप जैसी हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अब क्या छिपा हुआ है इन फाइल्स में। दावा किया जा रहा है कि एप्स्टीन के पास पावरफुल लोगों के खिलाफ सबूत थे और उसके आइलैंड पर कौन कौन आया उसकी पूरी लिस्ट भी थी। वक्त के साथ साथ हम देखेंगे और कितने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बिलियनियर्स
अरबपति और प्रिंसेस इसमें फंसे हुए हैं। और कितने लोगों के नाम हैं जो एप्स्टीन की फाइल्स में सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में सच्चाई के साथ।